अगला जो चीज़ है कि हम लोग टाइप्स ऑफ फर्नेसेस को पढ़ रहे थे। इसमें सिरामिक इंडस्ट्री में यूज़ होने के बाद हम लोग मेटल इंडस्ट्री में कौन कौन से फर्नेस के यूज़ करेंगे उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो किलिंग और फर्नेसेस यूज्ड इन स्टील एंड फेरस इंडस्ट्रीज। तो फेरस इंडस्ट्रीज या स्टील इंडस्ट्रीज वैसे इंडस्ट्रीज होते हैं जहाँ के प्रोडक्ट में आयरन की अधिकता होती है। जो मेजर कंपोनेंट होते हैं वो Fe होता है। तो आयरन बनाने के लिए या स्टील एंड फेरस इंडस्ट्रीज में जो है सबसे मेन है ब्लास्ट फर्नेस का हम लोग यूज़ करते हैं। ब्लास्ट फर्नेस एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें कि हम लोग आयरन और कोल को चार्ज करते हैं और चार्ज करने के बाद हमें ये पिग आयरन को देता है और पिग आयरन को फिर हम लोग फर्दर प्रोसेस के लिए भेजते हैं सेकेंडरी स्टील मेकिंग जोन में, जहाँ पर कि जो कार्बन कंटेंट पिग आयरन में होते हैं वो हायर अमाउंट में होते हैं। वहाँ पे कार्बन का रिडक्शन किया जाता है, कार्बन का कम किया जाता है, साथ ही साथ कुछ एलॉइंग एलिमेंट्स को डाला जाता है। तो कार्बन को कम करने के लिए हम लोग कन्वर्टर या बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस का यूज़ करते हैं। बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस में क्या होता है बेसिकली कि एक लांस होता है जिसके थ्रू हम लोग एक कन्वर्टर फर्नेस होता है, उसमें से उस पिग आयरन को डाल करके ऑक्सीजन को ब्लो करते हैं। ऑक्सीजन को ब्लो करने के बाद क्या होता है कि जो कार्बन है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और वो CO2 बना के बाहर निकल जाता है। बाहर निकल जाने से इस तरीके से हमें जो अमाउंट रिक्वायर्ड है कार्बन का उतना परसेंटेज तक आ जाने के बाद फिर इसको हम लोग ड्रेन आउट कर लेते हैं। ड्रेन आउट करने के बाद ये लैडल फर्नेस में चला जाता है और लैडल फर्नेस में क्या होता है कि जो भी हमें एलॉइंग करनी होती है, कोई भी जो भी हमें फर्दर मेटल्स को डालने की ज़रूरत होती है उसको हम लोग लैडल फर्नेस में डालते हैं। तो लैडल फर्नेस में बेसिकली एक एलॉय को ऐड करने के लिए ये इक्विपमेंट होता है। एलॉय को हम लोग ऐड करते जाते हैं, साथ ही साथ एलॉय को ऐड करते के साथ साथ भी हम लोग इसको हीट करते रहते हैं ताकि ये प्रॉपर मिक्स होते रहे। और हीट करने के लिए लैडल फर्नेस में हम लोग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं, जैसे कि सेम एज इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में यूज़ होता है कि 3 इलेक्ट्रोड्स होते हैं और हम लोग उसको हीट को जनरेट करते हैं। फिर ये जब बॉडी बन जाता है फिर ये कास्टिंग के लिए चला जाता है। कंडिस के थ्रू हम लोग कास्ट करते हैं। कास्ट करने के बाद जो कास्ट प्रोडक्ट होता है वो या तो स्लैब के फॉर्म में होता है या इंगॉट के फॉर्म में होता है या सीड्स के फॉर्म में होता है। फिर हमें फर्दर प्रोसेस के लिए यदि स्लैब है या इंगॉट है उसको फर्दर प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें रीहीटिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यदि हम लोग डायरेक्ट उसको रोलिंग करेंगे या डायरेक्ट उसको छड़ बनाने के लिए जाएंगे तो बहुत ह्यूज अमाउंट में हमको फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस फोर्स को कम करने के लिए हम लोग रीहीटिंग फर्नेस का यूज़ करते हैं। ये 1200 to 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक पर ऑपरेट करता है और जो हमारा इंगॉट या स्लैब्स बना है उसको ये हीट करके 1200-1300 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाता है। फिर हम लोग इसको रोल करते हैं या छड़ में फॉर्म करते हैं। उससे क्या होता है हमें लो फोर्स का रिक्वायरमेंट पड़ता है। तो ये होता है बेसिक ओर से लेकर के हमें फाइनल प्रोडक्ट बनाने तक का ये प्रोसेस होता है। लेकिन इसके अलावे भी कई सारे एलिमेंट्स का ज़रूरत पड़ता है इस प्रोसेसिंग में, जैसे कि ब्लास्ट फर्नेस में हम लोग कोक को चार्ज करते हैं। तो कोक को बनाने के लिए हम लोग कोक ओवन की ज़रूरत पड़ती है। कोक ओवन में हम लोग क्या करते हैं कि कोल को चार्ज करते हैं केक के फॉर्म में और उसको 1100 और 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर तक हीट किया जाता है।
और जो हीटिंग होती है इन एब्सेंस ऑफ एयर होता है, क्योंकि यदि एयर के कांटेक्ट में ये कोल आ जाएगा तो फिर वो बर्न आउट होकर के ऐश बना देगा, इसीलिए इसको जो है हीट किया जाता है, वो इन एब्सेंस ऑफ एयर हीट किया जाता है। तो फिर जब ये हीट हो जाता है 1100-1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो कुछ सोकिंग के बाद इसको सडन क्वांच करते हैं। सडन क्वांचिंग के बाद जो हमारा प्रोडक्ट मिलता है वो काफ़ी पोरस होता है, क्योंकि इम्प्यूरिटी जो है बाहर निकल जाता है, और वो पोरस प्रोडक्ट जो है काफ़ी सॉलिड होता है, और इसका यूज़ हम लोग हीट जनरेट करने के लिए या रिडक्शन ऑफ आयरन ओर के लिए करते हैं। कोक ओवन से कई सारे बाय प्रोडक्ट्स के फॉर्म में गैसेस निकलते हैं, उसका यूज़ हम लोग एज ए फ्यूल गैस के रूप में भी करते हैं, अमोनिया के को बनाने के लिए भी करते हैं। अगला जो चीज़ होता है स्टील प्लांट में, वो रोटरी हर्थ फर्नेस होता है। रोटरी हर्थ फर्नेस में क्या होता है कि उसका हर्थ जो है वो रोटेट करते रहता है। बेसिकली इस फर्नेस का यूज जो है हम लोग करते हैं कि जो रॉ मटेरियल आयरन ओर हमारे पास आता है वो फाइन से लेके कोर्स तक का आता है, तो बहुत ज़्यादा फाइन से आयरन ओर को हम लोग ब्लास्ट फर्नेस के अंदर चार्ज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या करेगा कि ब्लास्ट फर्नेस के अंदर कंप्लीटली फील हो जाएगा और सारे पोर्स को ब्लॉक कर देगा। यदि सारे पोर्स को ब्लास्ट फर्नेस के पोर्स को ब्लॉक कर देगा तो क्या होगा कि जो हम लोग बॉटम से फ्यूल और एयर को चार्ज कर रहे हैं उसको बाहर नहीं निकलने देगा। बाहर नहीं निकलने देगा तो वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा और कभी भी वो ब्लास्ट कर सकता है। तो इसलिए हम लोग बहुत फाइन जो ओर होता है उसको ब्लास्ट फर्नेस के अंदर डायरेक्टली चार्ज नहीं करते हैं, तो इसको जो है एक ब्रिकेट्स के फॉर्म में बनाया जाता है। उसको हम लोग रोटरी हर्थ फर्नेस पे चार्ज करते हैं और कुछ एक सर्टेन टेम्परेचर ले जाने के बाद ये क्या होता है कि छोटे छोटे ब्रिकेट्स के फॉर्म में ढल जाता है और फिर इसको हम लोग ब्लास्ट फर्नेस के अंदर चार्ज करते हैं। कई सारे और भी मटेरियल्स हैं जिसका की कैल्सिनेशन के लिए हम साफ्ट फर्नेस का यूज़ करते हैं। लाइम का भी कैल्सिनेशन हम लोग साफ्ट फर्नेस में करते हैं, या लाइम को हम लोग लाइम किल में कन्वर्ट करते हैं। एक्चुअली लाइम जो हमें मिलता है नेचर से वो कैल्शियम कार्बोनेट्स के रूप में मिलता है, और हम लोग इसको यूज़ करेंगे डायरेक्टली तो वो इम्प्यूरिटी वो CO2 फॉर्म करेगा। CO2 फॉर्म करेगा तो प्रोसेसिंग हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इसीलिए हम लोग पहले ही उसको प्योर लाइम या CaO में कन्वर्ट कर देते हैं, CaCO3 को। और उसी तरह रोटरी किल का भी यूज़ हम लोग करते हैं लाइम को कैल्सिनेशन के लिए। एक रीजनरेटर का यूज़ करते हैं कि हम लोग अपने जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको डिक्रीज कर पाए, और इसके लिए जो ब्लास्ट फर्नेस से गैसेस निकलते हैं या जो कोक ओवन से गैसेस निकलते हैं उसको हम लोग रीयूज कैसे कर पाए, अपने प्रोडक्शन को कॉस्ट कैसे डिक्रीज कर पाए, तो इसके लिए हम लोग हीट रिकवरी सिस्टम का यूज़ करते हैं। इसके तौर पे हम लोग रीजनरेटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का यूज़ जो है वो आयरन ओर को मेल्ट करने के लिए किया जाता है। इंडक्शन फर्नेस का यूज़ इन जनरली जो है स्क्रैप मेटल्स को मेल्ट करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इंडक्शन फर्नेस में जो है हमें बहुत इंडस्ट्री स्केल पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जनरेट नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से हम लोग वेरियस टाइप के फर्नेसेस और किल का यूज़ करते हैं स्टील और फेरस इंडस्ट्रीज़ के लिए। क्लियर है ये चीजें? नेक्स्ट जो चीज होता है वो होता है नॉन फेरस इंडस्ट्रीज। नॉन फेरस इंडस्ट्रीज वो या नॉन फेरस मेटल्स वो मेटल्स होते हैं जिनमें कि आयरन
जो है वो मेन कंटेंट के रूप में या बेस मेटल्स के रूप में नहीं होता है। तो वैसे मेटल्स को हम लोग नॉन फेरस मेटल्स कहते हैं। नॉन फेरस मेटल्स के का भी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होता है, क्योंकि उसके फैब्रिकेशन प्रॉपर्टीज़ के कारण, जैसे कि फैब्रिकेशन प्रॉपर्टीज बहुत आसान होता है नॉन फेरस मेटल का, इसके वजह से इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि इसको रोलिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं, फोर्जिंग आसानी से कर सकते हैं, कास्टिंग, वेल्डिंग, मशीनिंग, इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, थर्मल कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस टू कोरोजन, ये काफ़ी लाइट वेट होता है। तो नॉन फेरस मेटल्स में भी बहुत अच्छे अच्छे प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं कंपेयर टू फेरस मेटल। इस वजह से इसका यूज बहुत सारे हम लोग डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए करते हैं। लेकिन एक डिमेरिट्स होता है कि नॉन फेरस मेटल के साथ कि हाई टेम्परेचर पर इसका जो है कंपैरेटिवली ये लो स्ट्रेंथ दिखाता है और श्रिंकेज भी ज़्यादा होता है कंपेयर टू फेरस मेटल। जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो बहुत कम ही टेम्परेचर पर जो नॉन फेरस मेटल है वो डिफॉर्म होने लगता है, और डिफॉर्म होने के कारण जो है ये लोअर स्ट्रेंथ दिखाता है। जो मेन जो प्रिंसिपल नॉन फेरस मेटल्स हैं जिसका यूज़ हम लोग इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के लिए करते हैं, वो कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, टीन, लेड, कोबाल्ट, निकेल, क्रोमियम, मैग्नीशियम, ये सब मेटल्स हैं। साथ ही साथ इसके एलॉय हैं, इसको हम लोग मिक्स करके 2-3 कंपाउंड को मिक्स करके हम लोग एलॉय बनाते हैं। तो इन सब चीज़ों का यूज हम लोग इंजीनियरिंग एप्लीकेशन पर्पस से करते हैं, जो कि नॉन फेरस मेटल्स ग्रुप के हैं। फेरस मेटल्स लाइक स्टील और आयरन का यूज़ हम लोग कॉमनली बिल्डिंग और पर्पस से करते हैं और इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ के पर्पस से करते हैं। लेकिन जो बहुत सारे नॉन फेरस मेटल्स और उसके एलॉय हैं, जैसे कि हम कहें कि 2-3 नॉन मेटल्स को मिला करके हम लोग एलॉय बनाते हैं, बहुत सारे एलॉय हैं, उसका भी बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है, बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है। इसीलिए इसका यूज़ भी हम लोग बिल्डिंग पर्पस से या इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ में हम लोग करते हैं। एक और चीज़ है कि जो नॉन फेरस मेटल्स होते हैं वो कंपैरेटिवली कॉस्टियर होते हैं, कंपैरेटिवली महंगे होते हैं कंपेयर टू फेरस मेटल। इसीलिए इसका जो यूज़ होता है कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के जहाँ होता है वहीं किया जाता है, कहीं एक स्पेशल प्रॉपर्टी चाहिए होता है वहीं किया जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे कहें एल्युमिनियम और आयरन का यदि हम लोग कंपेयर करें तो एल्युमिनियम काफ़ी लाइट वेट होता है। एल्युमिनियम में कोरोजन का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, एल्युमिनियम का कोरोजन रेजिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा होता है। एल्युमिनियम को हम लोग आसानी से कट कर सकते हैं, एल्युमिनियम के बॉडी को हम लोग आसानी से फैब्रिकेट कर सकते हैं। लेकिन जैसे हम लोग थोड़ा सा हाई टेम्परेचर वाले पार्ट में जाएंगे तो एल्युमिनियम बहुत इजीली मेल्ट कर जाता है, बहुत लो टेम्परेचर पर ही ये बेंड करने लगता है। तो इसका यूज़ हम लोग हाई टेम्परेचर पर्पस से नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ हमारा कोल्ड एरिया है, जहाँ हम इजी फैब्रिकेशन की ज़रूरत है, जहाँ हमें इजी मशीनिंग की ज़रूरत है, तो वहाँ पे हम लोग आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा एल्युमिनियम का यूज करते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कि बहुत सारा अब विंडोज जो है वो एल्युमिनियम का बनने लगा है रेदर देन स्टील। ओके, आज के
के लिए इतना ही रहने दीजिए। थैंक यू।